जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राघवन जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस का एपिसोड 1। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया है और उससे संबंधित जो पूछने वाला है वो सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बस आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरी बारीकी से समझिएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा और एक बार और दो बार समझने का प्रयास करिएगा और हम समझाएंगे भी। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पर डे पढ़िए और पर डे वीडियो को देखते रहिए। ये एपिसोड 1 है, कल 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ऐसा ही आते रहेगा। ठीक है, और अनेक सारे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ सकते हैं वो सभी हमने लिखा है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया और इससे रिलेटेड 3 और प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो वो सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। और फिर आता है, पहला तो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। फिर उसके बाद आगे बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो है डूरंड रेखा। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, परंतु भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। फिर उसके बाद आइएगा तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो हिडनबर्ग रेखा कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार आइए, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा के रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को हिडनबर्ग रेखा कहा जाता है। और एक और है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और किसने किया था। सबसे पहले भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया था और कब हुई थी वो भी हम लोग देखेंगे। तो कब हुई थी, तो 1881 में हुआ था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था 1881 में। ठीक है, अब यहाँ बात आता है जनगणना का, तो जनगणना का भी हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे और इससे प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जनगणना की बात करें तो जनगणना हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में स्थित है। हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें जनगणना 246 अनुच्छेद में स्थित है और 246 अनुच्छेद तथा 7वीं अनुसूची में जनगणना को रखा गया है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। फिर जनगणना की अगर बात करें तो जनगणना अनुच्छेद 246 में भारतीय संविधान में है और 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, फिर उसके बाद अब अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची है जो 7वीं अनुसूची में स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं संघ सूची के बारे में। संघ सूची के अगर बारे में देखे जाए तो इसमें 97 से 100 गो विषय है। ठीक है, 97 से 100 विषय है संघ सूची की अगर बात करें। संघ सूची का मतलब होता है संसद, मेन जो होता है संसद केंद्र द्वारा होता है वो संसद होता है, वो संघ सूची के अधीन होता है। ठीक, तो अब संघ सूची में केंद्र के शासन प्रशासन में कौन कौन सी व्यवस्था आती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले आता है रक्षा, फिर जनगणना, संयुक्त राष्ट्र, बंदरगाह, रेल, बैंक, डाक तार, टेलीफोन, खनिज और हवाई मार्ग, ये सभी हैं जो हमारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सूची 3 प्रकार के होते हैं, अनुसूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की अगर बात करें तो संघ सूची में 97 से लेकर 100 विषय हैं, सीधे 100 विषय हैं।
और संघ सूची में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला है रक्षा, उसके बाद है जनगणना, फिर है संयुक्त राष्ट्र, फिर है बंदरगाह, रेल, बैंक, डाक तार, टेलीफोन, खनिज और हवाई मार्ग है। ये सभी हमारे संघ सूची के अंतर्गत। फिर आते हैं दूसरी का जो है वो राज्य सूची है, और राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। राज्य सूची में टोटल विषय हो 66 से 61 है, ठीक है। पहले शुरुआती दौर में संघ सूची में राज्य सूची में 66 था, ठीक है। उसके बाद इसे घटाया गया और 61 किया गया, ठीक। और 61 विषय हुआ इसमें, ठीक। तो पहला जो सूची है संघ सूची और दूसरा सूची और राज्य सूची है। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 66 से घटकर 61 हो गया, ठीक है। और इसमें कौन कौन राज्य सूची में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पहला है कृषि, राज्य पुलिस, पशु, सिंचाई, सड़क, सफाई और रेल पुलिस। ये सभी जो आते हैं हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस सभी को देखभाल जो है हमारे राज्य के पदाधिकारी करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, जो आप कह सकते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत 66 से 61 विषय है। उसके बाद कृषि, राज्य पुलिस, पशु, सिंचाई, सड़क, सफाई और रेल पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, और बस आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है समवर्ती सूची। जो तीसरा होता है वो समवर्ती सूची होता है। समवर्ती सूची में विषयों की अगर संख्या की बात करें तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 से लेकर 52 है। पहले था 47, ठीक है। इसमें से जो 5 घटाया गया है संघ सूची में से विषयों राज्य सूची से जो 5 विषय घटाया गया है वो समवर्ती सूची में आकर जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये 66 से 61 हुआ राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में 47 से 52 हुआ, ठीक है। और समवर्ती सूची की अगर बात करें, समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, तो विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आर्थिक नियोजन 21 सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर शिक्षा की बात करें, वन की बात करें, माप तौल की बात करें, न्याय प्रशासन की बात करें, तो ये सब समवर्ती सूची में ही आता है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। संघ सूची का मतलब होता है कि केंद्र अपना कानून बनाएगा, ठीक है। और राज्य सूची के अंतर्गत आता है कि राज्य विधानमंडल जो होता है वो अपना कानून बनाएगा, ठीक है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि राज्य का कानून भी और विधानमंडल का कानून भी अगर बनकर तैयार हो गया तो उस परिस्थिति में समवर्ती सूची के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ केंद्र का ही मान्यता होगा। केंद्र का जो कानून बना होगा वही मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं, एक बार और रिकॉल कर लेंगे अगर ना समझ में आया होगा तो फिर आगे अगर बात करें तो ये प्रश्न है, और प्रश्न से जितने भी अन्य टॉपिक बन सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आते हैं राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद कितने से कितने में है, तो वो देखिए, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 245 से 255 तक है। राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन 245 से लेकर 255 तक है, ठीक है। फिर अगर बात करें कि भाग, पहला तो हो गया कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन 245 से लेकर 55 तक हुआ, ठीक है। फिर अगर बात करें भाग किस में है, तो भाग 6 में है। भाग 6 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के भाग 6 में मिलता है। फिर बात करें अनुसूची, देखिए 3 होता है, एक होता है अनुच्छेद होता है, और भाग होता है, और अनुसूची होता है। तो राज्य और केंद्र के विभाजन की अगर शक्तियों की बात करें तो 245 से 255 है, ठीक है। फिर अगर बात करें किस भाग में है, तो भाग 6 में है। और फिर अगर बात करें कि किस अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 7 में है, जो कि अनुसूची नंबर 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची निहित है, ठीक। और फिर उसके बाद आगे बात करें तो आदम का पुल किस देश के मध्य है। आदम का पुल किस देश के मध्य है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए, कोई भी प्रश्न पढ़िए, उसके संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो सब स्टोरेज रहता है और समझने का ज़्यादा विफल न होता है, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आदम का पुल किस देश के मध्य है,
तो है हमारे भारत और श्रीलंका के बंद है, भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल है, ठीक है। फिर अगर उसकी बात करें तो भारत और श्रीलंका से अलग करने कौन सी खाड़ी अलग करती है, कौन से जलमंडरू अलग करती है, तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलमंडरू और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो वह है हमारे पाक जलमंडरू और मन्नार की खाड़ी अलग करती है, ठीक है। फिर अगर बात आगे चलते हैं तो आगे आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भैया, काहे कि ये है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो ये भारत और बांग्लादेश को होगा इसका आंसर, ठीक। भारत और बांग्लादेश है, और इसी के अंतर्गत बता दें कि 100वां संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015, यह 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया था। इन्हीं के तात्पर्य पर है जो 3 बीघा कॉरिडोर स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, देखिए साल में 12 माह होता है, और 12 माह का एक माह का पर डे हम लोग देखेंगे कि किस महीना में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो पर डे वीडियो में हम लोग देखेंगे एक माह का दिवस जो देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला एपिसोड है, तो यहाँ पर जुलाई माह का जितना भी इम्पोर्टेंट जो दिवस है वो सभी हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। और आप इसे याद करिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें एसएससी की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें और बीपीएससी की बात करें, तो सब में अधिकतर दिवस एक पूछा जाता है, ठीक है। तो कहा ना हम लोग 12 माह के महीना को एक करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई है, ठीक है। ये जुलाई महीने से संबंधित दिवस है, और आज अगर जुलाई का कंप्लीट हो गया तो कल जनवरी का कंप्लीट हो जाएगा, कल उसके बाद फरवरी का, ऐसे ही करते करते पर डे एक वीडियो में मैंने 12 दिन में आपको 12 माह का दिवस जो है, जितने महत्वपूर्ण दिवस है वो सभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आप सब इसे याद कर लेंगे, ठीक। अब इसी में है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को एक बात बता दें कि 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, एसबीआई की स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगर उसके आगे बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जो 7वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, यहाँ पर है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। फिर उसके बाद आता है नेशनल मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, देखिए पहला चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। एसबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को। फिर अगर बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हमने लिख दिया है, बस आप सब इसे नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, और याद तो बिल्कुल करना है, काहे कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है। तो आगे आते हैं कि पहला है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर अगर उसके बाद बात करें कि नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, देखिए इसके अगर पहले की बात करें तो बिहार दरोगा के पीटी में इसमें से एक प्रश्न था शतरंज वाला, ठीक है। आप सब जाके क्वेश्चन बैंक उघाड़ कर देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगर उसके बाद आगे बात करें कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस को ही भारत ने पाकिस्तान से जीत हासिल किया था, और यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था, 60 दिनों तक यह युद्ध चला था। कारगिल के युद्ध ने 60 दिनों तक चला था, ठीक है। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगर उसके आगे बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है।
22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। फिर अगर आगे बात करें तो हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ठीक, और उसके अंतिम जो है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, काहे कि ये दिवस है, दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग कोई भी अगर एग्जाम उठाकर आप देख सकते हैं तो एक प्रश्न दिवस का होगा, ये निश्चित है। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं पहले एक बार और। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व विजय कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अगर न याद हुआ हो तो एक बार फिर से एक वीडियो को देख सकते हैं और हम एक बार और समझाने का प्रयास आपको करेंगे, बस देखते रहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ड्यूरन रेखा है। ठीक है, उसके बाद है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिडनबर्ग रेखा है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। और जनगणना की अगर बात करें तो जनगणना में अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में स्थित है। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 7 में जनगणना को दर्शाया गया है। ठीक है, और अनुसूची की अगर बात करें तो 3 अनुसूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब होता है उसमें कानून केंद्र बनाता है, और राज्य सूची का मतलब अंतर्गत आता है जो विधानमंडल बनाता है कानून, और समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दोनों मिलकर कानून बनाता है। लेकिन समवर्ती सूची में अगर कानून की मान्यता मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ संघ सूची का अंतर्गत माने कि केंद्र के द्वारा ही मान्यता मिलती है समवर्ती सूची में। ठीक है, फिर अगर आगे बात करें कि रक्षा, जनगणना, संयुक्त राष्ट्र, बंदरगाह, रेल, बैंक, टार, टेलीफोन, खनिज, हवाई मार्ग, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की अगर बात करें तो कृषि, राज्य पुलिस, पशु, सिंचाई, सड़क, सफाई, रेल पुलिस, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। फिर अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन और मापतौल, न्याय प्रशासन समवर्ती सूची में आता है। ठीक, आगे बात करें कि राज्य केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद किसमें है? तो 245 से 255 में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। फिर अगर अनुच्छेद देख लिया कि 245 से 255 है। फिर अगर भाग की बात करें तो भाग 6 में भाग 6 में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, और अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक, आदम का पुल कहाँ स्थित है? आदम का पुल किस किस देश के मध्य है? तो यह है भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल है। फिर आगे बात करें कि भारत और श्रीलंका से अलग करती है कौन कौन सी, माने कि जलमंडरू है या मन्नार की खाड़ी हुई, यही अलग करती है। पाक, जलमंडरू और मन्नार की खाड़ी ही भारत और श्रीलंका को बांटती है। ठीक, फिर अगर बात करें कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ये 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक, और आगे बात करें कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस से संबंधित आपको हम बताए हैं कि पर डे एक एक वीडियो में एक एक माह का जितना भी महत्वपूर्ण दिवस है वो सभी हम आपको बताएंगे और देंगे भी, और साथ साथ याद भी कराते चलेंगे। ठीक है, तो आइए, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को आपको मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको तो पूरा कंफर्म रूप से याद हो गया होगा, अगर अच्छे से वीडियो देखे हैं तो, वरना नहीं याद हुआ होगा। तो अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर से शुरुआती से वीडियो को पूरा देख ले, और आशा करता हूं कि याद तो हो ही गया होगा, काहे कि 2 बार तो बता दिए हैं इसी में। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखिए पर डे वीडियो आएगा। ठीक है,
और एक एक माह का आपका दिवस कंप्लीट होता चला जाएगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 7 बजे जो है सुबह में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा पर डे। आप सुबह उठते मातन माने कि नई सुबह की शुरुआत करते हुए आप इस वीडियो से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। और 7 बजे जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा राघवन जीएस क्लासेस पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आप सब से आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।